नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके टॉपिक वाइज हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जो उत्तराखंड का आपका पूरा कंप्लीट जीके है उसके एमसीक्यूज को हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं और वह भी टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हमारी एक मिनी सीरीज चल रही है जिसमें हम उत्तराखंड जिला परिचय कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने अल्मोड़ा जिले से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर किया था और पूरे अल्मोड़ा जिले से जितने आपके क्वेश्चन बन सकते थे उनको उस सिंगल वीडियो में कवर किया। आज के इस वीडियो में हम नैनीताल जिले को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। पूरे नैनीताल जिले को एमसीक्यू के रूप में यहाँ पे हम कवर करेंगे, जिससे आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब आपके एक जगह पर आ जाएंगे और उनसे जुड़े हुए जितने भी अदर क्वेश्चन हैं वो भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर यहाँ पे रहा है और साथ साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को नोट करते हुए जरूर चले। उनसे आपको याद करने में, रिवाइज करने में और चीजों को लिंक करके पढ़ने में काफी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नैनीताल जिले की स्थापना कब हुई थी? देखिए, नैनीताल जिले का गठन 1891 में हुआ था। लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी कि 1891 में जो कुमाऊं मंडल था उसको दो भागों में बांट दिया गया था। दो जिलों का गठन किया गया था, एक आपका अल्मोड़ा और एक आपका नैनीताल। दोनों कब बने? दोनों आपके 1891 में बने थे। यहां पे अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि प्राचीन काल में नैनीताल को क्या कहा जाता था, तो जो नैनीताल वाला इलाका है इसको प्राचीन काल में खड़ देश के नाम से जाना जाता था। इसे भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। नैनीताल में पहले आप जानते हैं बहुत सारी झीलें वहां पर हुआ करती हैं, इसीलिए नैनीताल को सरोवर नगरी या झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। तो झील नगरी, सरोवर नगरी किसे कहते हैं? नैनीताल को कहते हैं। नैनीताल जो है इसे प्राचीन काल में छकाता परगना के नाम से भी जाना जाता था। इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने करी थी? नैनीताल की खोज का जो श्रेय जाता है ये जाता है पी बैरन को। पूरा नाम इसका पीटर बैरन था। 1841 मानी जाती है नैनीताल की खोज। कब हुई? 1841 में। किसने करी? पीटर बैरन के द्वारा नैनीताल की खोज करी गई थी। देखिए हुआ क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ताकि आपको ये ज्यादा समय तक याद रहे। जो ये पीटर बैरन था ये शाहजहांपुर का एक व्यापारी था और ये नैनीताल पहुंचा 1839 में। नैनीताल कब पहुंचा? 1839 में। उसके बाद जो कलकत्ता से एक अखबार छपता था, इंग्लिश मैन उस अखबार का नाम था, और उस अखबार में इसने नैनीताल के बारे में जो भी इसने विवरण दिया था वो वहां पर छपा कि नैनीताल नाम की एक ऐसी जगह है। पूरा उसके बारे में वो छपा और 1841 में छपा। इसीलिए इसकी जो खोज का श्रेय जाता है उसी के बाद जो ये जगह थी काफी ज्यादा प्रसिद्ध ये हुई। तो इसीलिए माना जाता है कि 1841 में। और किसने करी? पीटर बैरन ने करी। इसे आपको याद रखना है। पीटर बैरन कहाँ का निवासी था, कहाँ का व्यापारी था? तो शाहजहांपुर का ये व्यापारी था। इसने नैनीताल को किससे छीना था? जब ये नैनीताल में पहुंचा तो उस समय जो ये क्षेत्र था पूरा नैनीताल, यहाँ का जो थोकदार था उसका नाम था नरसिंह थोकदार, ठीक है। तो नरसिंह, कहीं पर उसे नूर सिंह भी बोला गया है। तो नूर सिंह उस समय यहां का थोकदार था। ये पूरी जमीन उस समय इसकी थी। कहा जाता है पीटर बैरन ने बंदूक की नोक पर नरसिंह थोकदार से स्टाम्प पेपर पर साइन करवाए और पूरा जो नैनीताल का इलाका था वो छीन लिया था। तो याद रखेंगे किससे छीना था? नूर सिंह या नरसिंह थोकदार से। पीटर बैरन को लेकर आपसे दो बातें और बनती हैं। पहली, जब ये यहां पर आया नैनीताल में 1841 में, जब ये पूरा प्रसिद्ध हुआ, इसने 1842 में अपने लिए एक भवन यहां पर बनाया। उसको कहा जाता है पिलग्रिम कॉटेज। क्वेश्चन बनता है पिलग्रिम कॉटेज से किसका संबंध है? पीटर बैरन का संबंध है, ठीक है। और इसकी एक किताब का है, इसकी किताब का नाम है वॉन्डरिंग इन दी हिमालय। तो ये किताब भी पूछी जाती है कि वॉन्डरिंग इन दी हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? पीटर बैरन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको इस प्रश्न से याद रखने हैं। हालांकि कहीं कहीं पर यह भी कहा गया है कि नैनीताल आने वाला जो कमिश्नर था पहला वो विलियम ट्रेल था। पीटर बैरन से पहले ट्रेल नैनीताल में जा चुका था, लेकिन यह उस समय उतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था जितना यह बैरन के बाद हुआ था, ठीक है। इसीलिए बैरन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा,
नैना देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, नैना देवी मंदिर नैना झील के तट पर स्थित है और इस मंदिर का निर्माण मोतीराम शाह के द्वारा करवाया गया था। जब नैनीताल अंग्रेजों को पसंद आया तो उन्होंने नैनीताल को बसाने का जो दिया था वहां पे जिम्मेदारी, वो मोतीराम शाह को दी थी। तो मोतीराम शाह को दी। मोतीराम शाह ने 1842 में इनको ये जिम्मेदारी मिली थी। उन्होंने 42-43 में यहां पर नैना देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। जो भीषण यहां पर भूकंप आया था 1880 में, उसके कारण यह मंदिर नष्ट हो जाता है और 1882 में इनके पुत्र मोतीलाल शाह के द्वारा इस मंदिर को पुनः स्थापित किया जाता है। तो पहली बार किसने बनाया? मोतीराम शाह, और बाद में किसने बनाया? मोतीलाल। पहले मोतीराम शाह और बाद में मोतीलाल शाह के द्वारा बनाया गया था। नैनीताल को लेकर आपसे दो बातें और पूछी जाती हैं, उनको भी यहीं पर लिख लीजिए। पहला, नैनीताल उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बना? तो नैनीताल यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी 1962 में बना था। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया है। और दूसरा प्रश्न, नैनीताल को हिल स्टेशन का दर्जा कब दिया गया? तो 1996 में इसे हिल स्टेशन का दर्जा दिया गया। कहीं कहीं पर 1847 भी दिया है, तो आपको दोनों याद रखना है क्योंकि हमने दोनों वर्ष यहां पर पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन आपको पहला रेफरेंस 1996 को ही देना है। जो 1847 का वर्ष आता है वो इसलिए आता है कि अंग्रेजों के टाइम पर जब 41 में इसकी खोज होती है, ये दुनिया की नजर में आता है। 1847 तक ये एक रिजॉर्ट के रूप में, एक हिल स्टेशन के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। इसीलिए 47 का वर्ष भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार नैनीताल जिले की साक्षरता दर क्या है? तो देखिए, नैनीताल जिले की जो साक्षरता दर है ये है आपकी 83.88%। याद क्यों रखनी है? क्योंकि उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं, उन 13 जिलों में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? वो है आपका देहरादून। लगभग 84.25% है देहरादून की साक्षरता दर। दूसरे नंबर पर नैनीताल आता है 83.88% के साथ। तो नंबर 2 पर है, इसीलिए आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए, निम्न में से नैनीताल की विधानसभा सीट कौन सी है? इनमें से आपने बताना है कि इन तीनों में से विधानसभा सीट कौन सी है। तो ये तीनों की तीनों विधानसभा सीटें हैं नैनीताल जनपद में। नैनीताल में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में से एससी के लिए कितनी सीट रिजर्व्ड हैं? 1 सीट रिजर्व है। 6 सीटें कौन कौन सी हैं? नाम लिख लीजिए। भीमताल, हल्द्वानी, कालियाडूंगी, ठीक है, कालाडूंगी, इसके अलावा लालकुआं, नैनीताल और रामनगर। तो ये 6 सीटें हैं। भीमताल, हल्द्वानी, कालाडूंगी, लालकुआं, नैनीताल और रामनगर, ये 6 सीटें आपकी विधानसभा की हैं नैनीताल में। क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि नैनीताल जनपद में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? आप बताएंगे 6। जो नैनीताल वाली विधानसभा सीट है, ठीक है, वो आपकी एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। इसे भी याद रखेंगे, कई बार आपको ऑप्शन दे देगा, बताइए इनमें से कौन सी विधानसभा सीट एससी के लिए रिजर्व्ड है नैनीताल की? तो याद रखेंगे नैनीताल वाली सीट है, ठीक है। अगर हम बात करें तहसीलों की, नैनीताल में तहसीलों की संख्या 9 है, ब्लॉक की संख्या 8 है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? देखिए, अगर हम परसेंटेज की दृष्टि से बात करें तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला आपका नैनीताल है। नैनीताल में लगभग 71.62% क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं और परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा यहीं पर पाए जाते हैं। अगर हम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करें तो आप सभी जानते हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वन पौड़ी में पाए जाते हैं और परसेंटेज के हिसाब से नैनीताल में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा राज्य के अंदर 3 तरीके के वन पाए जाते हैं, अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। तो राज्य में सबसे ज्यादा जो अति सघन वन है वो भी आपके नैनीताल में पाए जाते हैं। बाकी के जो आपके मध्यम सघन वन हैं और खुले वन हैं वो सबसे ज्यादा पौड़ी में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछेगा अति सघन वन कहां पाए जाते हैं तो ये नैनीताल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? देखिए, जो नल दमयंती ताल है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहां पर होगा। जो नल दमयंती ताल है इसका जो आकार है ये अश्वखुर के समान है।
क्वेश्चन आपसे बनता है कौन सा ताल है जिसकी आकृति अश्वखुर के समान है, तो आप बताएंगे नल दमयंती ताल। क्योंकि जो ये नल दमयंती ताल है, आप जानते हैं नैनीताल में 7 ताल हैं, इन्हीं 7 तालों में ये 7 तालों का एक समूह है, इन्हीं में से एक है नल दमयंती ताल। इसीलिए कहीं कहीं पर अश्वखुर के समान 7 ताल को भी दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे एग्जैक्ट पूछेगा तो आप नल दमयंती ताल को आंसर करेंगे। अगर वो ऑप्शन में ना हुआ तो आप 7 ताल को चूज करेंगे, क्योंकि ये उसी का भाग है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो आपसे यहां से पूछी जाती है, ये जो नल दमयंती ताल है ये हम जानते हैं अश्वखुर के समान है। अगर आपसे पूछा जाए कि जानवरों के खुर के समान कौन सा है, उसने तो एक पर्टिकुलर जानवर बता दिया कि घोड़े के खुर के समान है कौन, नल दमयंती ताल। लेकिन अगर ओवरऑल जानवरों के खुर की बात करें तो इसका नाम है खुरपर ताल। तो ये जानवरों के खुर के समान है। नल दमयंती ताल को लेकर 2-3 और फैक्ट हैं। नल दमयंती ताल में ऐसी मान्यता है कि यहां पर मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं, तो मछली यहां पर नहीं पकड़ते हैं। नल दमयंती ताल 5 कोने वाला ताल है। कितने कोने हैं इसके? 5 कोने हैं। और जैसे हमने अभी बात करी कि नल दमयंती ताल 7 ताल का हिस्सा है। इनमें कौन कौन से ताल शामिल हैं? आपका नल दमयंती ताल शामिल है, गरुड़ ताल है, राम सीता ताल है, पूर्ण ताल है, भरत ताल है, लक्ष्मण ताल है। ये इसमें प्रमुख हैं। 7 तालों का ये एक समूह है, उन्हीं में से एक है आपका नल दमयंती ताल। जो ये 7 ताल आपस में यहां पर जुड़े हुए हैं, ये जो 7 तालों का समूह है, ये आपस में आंतरिक जल धाराओं के द्वारा, मान लीजिए 7 तालों का एक समूह है, तो ये आपस में आंतरिक जल धाराओं के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। और इन 7 तालों का जो जल है ये आपका किस नदी में जाता है? तो वलियागाड़ नदी के माध्यम से इसका जल आपकी गौला नदी में चला जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। 2-3 बातें और नल दमयंती ताल को लेकर के यहीं पर रिवाइज कर लीजिए। कुमाऊं की सबसे रमणीक झील माना जाता है नल दमयंती ताल को, ठीक है। इसके अलावा इस ताल की तुलना इंग्लैंड के वेस्ट मोरलैंड से भी की जाती है। तो क्वेश्चन बनता है इंग्लैंड के वेस्ट मोरलैंड से किस ताल की तुलना होती है? आपके नल दमयंती ताल की होती है। ये सभी आपको याद रखने हैं। सभी आपके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मैं आपको साथ साथ में रिवाइज कराते हुए चल रहा हूं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होता रहे, आपको चीजें रटनी ना पड़े, आपको सारा रिवाइज साथ साथ में चलता रहे प्रैक्टिस के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड कहां स्थित है? तो देखिए, कागज उद्योग सबसे बड़ा जो एशिया का है कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड, ये आपके नैनीताल के लाल कुआं में स्थित है, ठीक है। तो अगर आपसे जनपद पूछेगा, नैनीताल एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा, तो लाल कुआं में स्थित है। उत्तराखंड के अंदर अगर हम बात करें, मैक्सिमम जो कागज इंडस्ट्रीज हैं वो सब आपकी नैनीताल में ही स्थित हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नैनीताल पुलिस थाने की स्थापना कब हुई थी? देखिए, नैनीताल पुलिस थाने की स्थापना 1843 में हो जाती है। तो 1843 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 2-3 जो इंपॉर्टेंट जेल हैं और थाने हैं आपसे पूछे जाते हैं। पहला आपसे पूछा जाता है अल्मोड़ा जेल, फिर पूछी जाती है पौड़ी जेल, और फिर पूछा जाता है अल्मोड़ा थाना, ठीक है। तीनों याद रखेंगे और साथ में नैनीताल थाना। अल्मोड़ा जेल आपकी बनती है 1816 में, पौड़ी जेल बनती है 1821 में, अल्मोड़ा थाना आपका 1837 में, और नैनीताल थाना हमने देखा 1843 में। ये चारों आपको याद रखने हैं, पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा, स्कंद पुराण में नैनीताल को क्या कहा गया है? देखिए, जो नैनीताल है, नैना झील है, यहां पर इसे स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। हाल ही के किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो स्कंद पुराण के अंदर याद रखेंगे, जो छकाता परगना है ये भी इसी का नाम है, नैनीताल का सरोवर नगरी भी कहते हैं। लेकिन अगर नाम लेकर पूछेगा स्कंद पुराण में क्या कहा गया है नैनीताल को, तो इसे त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। यानी कि 3 ऋषियों का सरोवर, 3 ऋषियों की भूमि कहा गया है। वो 3 ऋषि कौन कौन थे जिनके नाम पर इसे त्रिऋषि कहा गया है? उनका नाम था, एक ऋषि थे अत्रि ऋषि, दूसरे का नाम था पुलस्क ऋषि, और तीसरे का नाम था पुलक ऋषि, ठीक है। तो इन 3 ऋषियों की भूमि इसे माना जाता है, इसीलिए इसे त्रिऋषि सरोवर बोला गया है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि इन 3 में कौन शामिल नहीं है। चलिए,
जो हमारी नैना झील है नैनीताल के अंदर, ये 7 चोटियों से घिरी हुई है। आप सभी जानते हैं कौन कौन सी हैं, जिसमें आपकी आयारपात, देवपात, हाड़ीगढ़ी, चाइना पीक, स्नो व्यू, अलमासरिया कांटा और शेर का डांडा ये प्रमुख हैं। ठीक है, तो 7 पर्वत चोटियों से घिरी हुई है और सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन है? नैना पीक, या जिसे चाइना पीक के नाम से भी जानते हैं। ये इन चोटियों में सबसे बड़ी है नैनीताल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा डेयरी शोध विकास केंद्र कहां स्थित है? डेयरी शोध विकास केंद्र आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि राज्य का पहला दुग्ध डेयरी संघ कहां स्थापित किया गया था और कब स्थापित किया गया था, तो उत्तराखंड का पहला जो दुग्ध डेयरी संघ है इसकी स्थापना 1949 में होती है और इसे हल्द्वानी में स्थापित किया गया था। इसे भी याद रखेंगे, डेयरी शोध विकास केंद्र नैनीताल में है, इसे भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड के अंदर जो दुग्ध है, दूध है और दूध के जो उत्पाद हैं इनको किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? तो दूध और दूध के जो उत्पाद होते हैं उत्तराखंड में इनको आंचल ब्रांड नेम से बेचा जाता है। ठीक है, चलिए नैनीताल हाईकोर्ट भवन का निर्माण कब किया गया था? देखिए नैनीताल हाईकोर्ट भवन जो वर्तमान में है इसका निर्माण 1900 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हालांकि इसकी नींव कब रखी गई, ये बनना कब शुरू हुआ? ये बनना शुरू हुआ 1897 से, लेकिन इसका निर्माण पूरा कब हुआ? 1900 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। जो ये हमारा हाईकोर्ट का भवन है अभी वर्तमान में, इसके भवन का जो डिजाइन है या इसको निर्माण कराने का जो श्रेय जाता है वो जाता है सेंटोनी मैकडॉनल्ड को। क्वेश्चन आता है कि इसका भवन का निर्माण किसने करवाया था? सेंटोनी मैकडॉनल्ड के द्वारा इस भवन का निर्माण कराया गया था और इस भवन का डिजाइन स्टीवेंस के द्वारा बनाया गया था। तो डिजाइन स्टीवेंस ने बनाया, निर्माण इसका मैकडॉनल्ड ने करवाया था। नेक्स्ट है हमारा नैनीताल उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? तो नैनीताल हाईकोर्ट देश का 20वां हाईकोर्ट है, इसे आपको याद रखना। और इसका गठन किस आर्टिकल के तहत हुआ है? आर्टिकल 214 के तहत इस हाईकोर्ट का गठन हुआ है। कब हुआ था गठन? 9 नवंबर 2000 को गठन हुआ था। ठीक है, यानी कि राज्य गठन की तिथि ही हाईकोर्ट के गठन की तिथि है। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहां स्थित है? जो उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी है ये आपके भवाली में स्थित है। इसे भवाली कर देना। ठीक है, ये आपके कहां पर है? भवाली में स्थित है। भवाली आपका नैनीताल में है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जनपद पूछेगा नैनीताल, जगह पूछेगा भवाली में है उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी। अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई, इसे 2004 में स्थापित किया गया था। वर्ष भी याद रखेंगे, क्वेश्चन बनता है। जो नैनीताल का ये भवाली है ये हमको बहुत सारे प्रश्न देता है, बहुत सारी बातें यहां से पूछी जाती है। एक एक करके इनको नोट करते हुए जरूर चलें। देखिए जो भवाली है ये पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही है, आपको सीधा क्वेश्चन देगा कि इनमें से कौन पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है? भवाली। ठीक है, दूसरा जो राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान केंद्र ये भी आपके भवाली में स्थित है। तीसरा प्रश्न, जो आपका टीबी सैनिटोरियम है, क्षय रोग अस्पताल, इसे भी भवाली में ही स्थापना इसकी करी गई थी। कब करी गई थी? 1912 में। तो जो टीबी हॉस्पिटल है जिसे टीबी सैनिटोरियम कहा गया है, क्षय रोग अस्पताल, ये आपके भवाली में है और 1912 में ये स्थापित हुआ था। 3 हो गए। चौथा प्रश्न आपसे बनता है कि उत्तराखंड के अंदर मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र ये कहां पर है? तो मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र ये भी आपके भवाली में स्थित है, इसे भी याद रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले लीसा कारखाना कहां पर लगाया गया था उत्तराखंड के अंदर? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले जो लीसा कारखाना था ये भवाली में ही स्थापित किया था। 1890 से लीसा टिपान भी शुरू हो गया था उत्तराखंड से, इसे भी याद रखेंगे। उत्तराखंड में लीसा टिपान कब शुरू हुआ? 1890 से। और सबसे पहले कारखाना कहां पर बना? भवाली में बना। छठा प्रश्न यहां से आपका बनता है कि भवाली के अंदर पोटैटो रिसर्च जो आपका स्टेशन है इसकी स्थापना कब करी गई? तो भवाली में पोटैटो रिसर्च स्टेशन ये बनाया गया 1943 में। तो एक क्वेश्चन से आपके यहां पर 8 क्वेश्चन हमने कवर किए।
6 क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताए, और 2 क्वेश्चन ये कि एकेडमी कहां पर है, भवाली में, और स्थापना कब हुई, 2004 में। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है का प्रवेश द्वार कौन सा है। तो हम कुछ दिन पहले ही हमने इनको कवर किया था, कॉर्बेट नेशनल पार्क वन लाइनर में हमने कवर किया था। इसका जो प्रवेश द्वार है ये आपका ढिकाला है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और जिम कॉर्बेट संग्रहालय कहां पर है, संग्रहालय कालाडूंगी में है, प्रवेश द्वार आपके ढिकाला में है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, 1936 में इसकी स्थापना होती है। ये ना केवल भारत का बल्कि पूरे एशिया का पहला नेशनल पार्क है। इसका नाम शुरुआत में हेली नेशनल पार्क था, आज़ादी के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हुआ, 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। इस पार्क का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 520 वर्ग किलोमीटर है। ये आपके 2 जनपदों में फैला है, नैनीताल और पौड़ी में। पौड़ी में 312 के करीब फैला है, नैनीताल में 208 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है। कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का पहला टाइगर रिजर्व भी है। कब इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, तो 1973 में इसे देश का पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो 500 मीटर का एरिया है चारों तरफ का, इसे साइलेंस जोन कब घोषित किया गया, इसे साइलेंस जोन 2012 में घोषित किया गया। और अंतिम प्रश्न जो बनता है या बन सकता है यहां से कि यहां पर बाघों की रक्षा के लिए जो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स है SPTF, इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन 2013 में हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया था। देखिए, कुमाऊं मंडल का गठन होता है 1854 में। ठीक है, कुमाऊं मंडल का गठन कब होता है, 1854 में, और इसका मुख्यालय नैनीताल को बनाया जाता है। तो उसी वर्ष बनाया जाएगा, इसे आपको याद रखना है। कुमाऊं मंडल कब बना, 1854 में। हेडक्वार्टर बनाया इसका नैनीताल में। अब एक क्वेश्चन और याद रखना, कंफ्यूजन मत करना, ये तो कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर बनाया। जो कुमाऊं कमिश्नरी थी ये पहले अल्मोड़ा में बैठती थी, क्योंकि चंद राजाओं की राजधानी कहां थी, अल्मोड़ा में थी। कुमाऊं कमिश्नरी अल्मोड़ा से नैनीताल में कब आई, ये आई 1855 में। दोनों याद रखेंगे, अगर मंडल का हेडक्वार्टर पूछेगा तो 54, कमिश्नरी कब आई यहां पर अल्मोड़ा से नैनीताल ट्रांसफर कब करी गई, ये करी गई 1855 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहां स्थित है। जो भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान है यह आपके मुक्तेश्वर में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर यहां पर होगा। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान, इसकी स्थापना 1893 में होती है, सभी जानते हैं, मुक्तेश्वर में है। मुक्तेश्वर का प्राचीन नाम क्या था, मोतेसर। इसे भी याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है। ठीक है, वापस आते हैं प्रश्न पे। स्थापना 1893 में होती है। किसका महत्वपूर्ण योगदान था इसकी स्थापना में, तो एल्फ्रेड लिंगार्ड करके एक व्यक्ति था, साइंटिस्ट था, उसका महत्वपूर्ण योगदान था, या उसी के प्रयासों से इसकी स्थापना होती है। ठीक है, एल्फ्रेड लिंगार्ड ने एक रोग उस समय फैला था जो घोड़ों पे होता था, अन्य पशुओं में होता था, जिसे सरा रोग कहा गया। तो इस सरा रोग के ऊपर शोध कार्य भी इसी लिंगार्ड के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, स्थापना 1893। 2-3 बातें आपको इस संस्थान को लेकर याद रखनी है। शुरुआत में जब इसका गठन यहां पर होता है 1893 में, इसका नाम था इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी, इसका शुरुआती नाम था। 1925 में इसका नाम बदल दिया गया, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च इसका नाम रख दिया गया। नाम परिवर्तन पूछ सकता है कब हुआ, क्या नाम रखा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाम परिवर्तन हुआ 1925 में। ठीक है, आजादी के बाद इसका यह वर्तमान नाम कर दिया गया, इतना याद रखेंगे। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि सर्रा रोग के ऊपर शोध कार्य किसने किया, एल्फ्रेड लिंगार्ड ने। इसी प्रकार एक रोग था रिंडरपेस्ट नाम का रोग, इसका टीके का भी जो आविष्कार किया था वो इसी जो संस्थान है के एक मेंबर थे जिनका नाम था एडवर्ड, उनके द्वारा किया गया। क्वेश्चन बनता है रिंडरपेस्ट नामक जो रोग था इसके टीके की खोज किसने करी, एडवर्ड ने करी 1924 में। इसे भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा कुमाऊं की सबसे गहरी झील कौन सी है।
देखिए कुमाऊं की सबसे गहरी झील की अगर हम बात करें तो इसका नाम है नौकुचिया ताल। ये कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। अगर हम इसकी गहराई की बात करें, क्योंकि सबसे गहरी है, तो 40 मीटर ये गहरी है और ये नाम से ही आपको पता चल रहा है ये 9 कोने वाला ताल है। इसके कितने कोने हैं? 9 कोने हैं। और ये ताल ऐसा ताल है जो पक्षियों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। विदेशी पक्षी भी यहां पर आते हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो हमने बात करी कुमाऊं की सबसे गहरी झील के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कुमाऊं की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ठीक है, तो वो आएगी भीमताल। ठीक है, कुमाऊं की सबसे गहरी पूछेगा नौकुचिया, कुमाऊं की सबसे बड़ी पूछेगा भीमताल। कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है जो नौकुचिया ताल है, ये 9 कोने वाली ताल है। इसकी आकृति 9 कोने की तरह है। जो भीमताल है इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसे भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा, मानस खंड में किस ताल को सनत कुमार सरोवर कहा गया है? मानस खंड के अंदर सनत कुमार सरोवर नौकुचिया ताल को कहा गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, नैनीताल में छावनी की स्थापना कब हुई थी? यानी कि नैनीताल छावनी की यहां पर बात हो रही है। नैनीताल छावनी की स्थापना 1841 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना किसने करी थी? देखिए नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान, कहीं पर इसे नैनीताल पर्वतारोहण क्लब भी लिखा गया है, कंफ्यूज मत करना, दोनों एक ही हैं। इसकी जो स्थापना होती है ये 1968 में हुई थी। और किसने करी थी? इसकी स्थापना चंद्रलाल शाह के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम क्या है? नीम करौली बाबा हम सभी जानते हैं, नैनीताल के अंदर इन्होंने कैंची धाम की स्थापना करी है। क्वेश्चन बनता है कैंची धाम की स्थापना किसने करी? नीम करौली बाबा। इनका वास्तविक नाम है लक्ष्मी नारायण शर्मा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर यहां पर होगा। इन्होंने कैंची धाम की स्थापना कब करी थी? 1964 में इन्होंने नैनीताल में कैंची धाम की स्थापना करी। क्वेश्चन बनता है ये जो कैंची धाम है किस भगवान को समर्पित है? तो ये हनुमान जी को समर्पित है। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। जो कैंची धाम है यहां पर हर साल भंडारे का आयोजन होता है। किस दिन होता है? तो 15 जून को यहां पर विशाल भंडारे का आयोजन होता है। डेट भी याद रखेंगे, वर्ष भी याद रखेंगे, व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, किस भगवान को समर्पित है वो भी मैंने आपको बता दिया। सारी चीजें आपसे पूछी जाती है और एक ही जगह पर आपको ये मिल जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा, हल्द्वानी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? हल्द्वानी जो है ये आपके गोला नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर यहां पर होगा। हल्द्वानी में हल्दू के पेड़ों की अधिकता है, इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? हल्द्वानी पड़ा है। हल्द्वानी का प्राचीन नाम क्या था? अगर आपसे पूछा जाएगा, हल्द्वानी का प्राचीन नाम बमोरी था। इसे हल्द्वानी को जो ये वर्तमान नाम है ये दिया किसने? ये नाम दिया, इसका पहले नाम हल्दू के पेड़ों के कारण हल्दुवानी था। ठीक है, लेकिन जो हल्द्वानी ये जो वर्तमान नाम है इसे विलियम ट्रेल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है कि जो हल्द्वानी का वर्तमान नाम है ये किसने दिया? ये दिया विलियम ट्रेल ने। ठीक है, आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण किसने किया? तो आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण भी विलियम ट्रेल ने ही किया। कब किया? 1834 में। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, विलियम ट्रेल ने हल्द्वानी में अपने लिए एक बंगला बनाया था जिसे खाम का बंगला कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनता है खाम का बंगला कहाँ स्थित है? किस कमिश्नर ने बनाया और क्यों बनाया? या फिर जो नैनीताल का हल्द्वानी का जो खाम का बंगला है किस कमिश्नर से संबंधित है? याद रखेंगे विलियम ट्रेल से। ठीक है, दो बातें याद रखना है, कंफ्यूजन मत करना। पहला, आधुनिक हल्द्वानी का अगर आपसे पूछेगा निर्माण किसने कराया तो आप बताएंगे विलियम ट्रेल ने। ठीक है, कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर पूछेगा हल्द्वानी में नहरों का निर्माण किसने करवाया तो हल्द्वानी के अंदर नहरों का निर्माण जो हेनरी रैमजे हैं उनके द्वारा करवाया गया था। तो दोनों बातें याद रखेंगे, आधुनिक हल्द्वानी विलियम ट्रेल और नहरों का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया हेनरी रैमजे के द्वारा। ठीक है, हल्द्वानी में पहली बार ट्रेन कब पहुंची? क्वेश्चन बन सकता है। जो लखनऊ से आपकी हल्द्वानी रेलगाड़ी गई थी ये गई 1884 में। वर्ष भी याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है। ठीक है, हल्द्वानी नगर पालिका कब बनी? हल्द्वानी नगर पालिका 1966 में बनी। 2011 में इसे नगर निगम घोषित कर दिया गया है और हल्द्वानी उत्तराखंड का तीसरा सबसे बड़ा नगर निगम है।
एक लास्ट क्वेश्चन जो हल्द्वानी से रिलेटेड आपसे पूछा गया था पेपर में, इसका आंसर हम देख चुके हैं, गौला नदी पर है। हल्द्वानी के ही निकट स्थित है नाहन पर्वत श्रृंखलाएं। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहां पर हैं? आपके हल्द्वानी के निकट स्थित है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हल्द्वानी में आर्य समाज भवन का कब स्थापित किया गया था? देखिए, जो हमारी ये जिला परिचय की मिनी सीरीज है, अगर आप इसमें जिले वाइज को देखते हैं, आपने कल अल्मोड़ा देखा, आप इस नैनीताल को देखें और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपका जो जिला है पूरा का पूरा आपका 90 से ज्यादा % हम यहां पे कवर कर चुके होंगे। पूरी कोशिश करता हूं कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम फैक्ट यहां पर कम से कम समय में आपको प्रोवाइड कराया जाए, जिससे आपको एक ही सारी जो चीजें हैं, एक जिले से रिलेटेड जो चीजें हैं वो एक जगह पर मिल सके। तो ये सीरीज भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारी मिनी सीरीज है। हल्द्वानी में अगर हम आर्य समाज भवन की स्थापना की बात करते हैं तो यह 1901 में बनाया गया था। हल्द्वानी में अगर पूछा जाएगा कि सनातन धर्म सभा का गठन कब किया गया, तो यह किया गया 1902 में, यानी कि अगले ही साल। तो आर्य समाज भवन 1901, सनातन धर्म सभा ये हुई 1902 में, ठीक है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल कहां स्थित है? फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल ये आपके हल्द्वानी में है। देखिए, यहां पे नैनीताल भी है, लेकिन मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, अगर ऑप्शन में दोनों आते हैं तो जो पर्टिकुलर लोकेशन है, जो एग्जैक्ट लोकेशन है, आप उसको आंसर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर नैनीताल भी है, जिला नैनीताल ही है। अगर जनपद पूछा जाता, ऑप्शन में हल्द्वानी नहीं होता, तो हम नैनीताल को ही टिक करते, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन कहां है? हल्द्वानी में है आपका फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल। इसके अलावा जो वन एवं पंचायत प्रशिक्षण एकेडमी है, ये भी आपके हल्द्वानी में है, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे, वन और पंचायत प्रशिक्षण एकेडमी कहां पर है? हल्द्वानी जनपद में ही, हल्द्वानी में ही स्थित है, ठीक है, जनपद नैनीताल। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना 2005 में होती है, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। कहां पर है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी? हल्द्वानी में है। और इसके साथ साथ याद रखना है, जो उच्च शिक्षा निदेशालय है, यह क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। उच्च शिक्षा निदेशालय कहां है? तो उच्च शिक्षा निदेशालय भी आपके हल्द्वानी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय कहां स्थित है? तो सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय यह भी आपके हल्द्वानी में स्थित है। इसकी स्थापना 1997 में होती है। 2004 में इसे मेडिकल कॉलेज के रूप में यहां पर बनाया जाता है, यानी कि मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। 2010 में इसे राजकीय मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे दिया जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। और यह राज्य का पहला पैरामेडिकल संस्थान है जहां पर कैंसर का हॉस्पिटल भी स्थित है, यानी कि कैंसर का इलाज भी यहां पर होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष हैं। 1997 में इसका स्थापना होती है। 2004 में मेडिकल कॉलेज के रूप में यह काम करना शुरू कर देता है। 2010 में इसे राजकीय मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे दिया जाता है। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कहां स्थित है? देखिए, उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी है, यह आपके हल्द्वानी में ही स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी हल्द्वानी में है। और सबसे बड़ी, अगर राज्य की गुड़ मंडी पूछेगा, अगर नाम लेकर गुड़ मंडी पूछेगा, तो वो आपके मंगलौर में है। मंगलौर आपके हरिद्वार में है। दोनों याद रखेंगे, अलग अलग प्रश्न है। सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी हल्द्वानी और सबसे बड़ी गुड़ मंडी मंगलौर हरिद्वार। पूरे देश की जो पहली जैविक कृषि मंडी खोली जाएगी, वो भी हल्द्वानी में ही खोली जाएगी। इसे भी आपको याद रखना है कि देश की पहली जैविक कृषि मंडी कहां प्रस्तावित है? हल्द्वानी में प्रस्तावित है। अंग्रेजों के टाइम पर भी हल्द्वानी काफी प्रसिद्ध था व्यापार के लिए, व्यापारी केंद्र के रूप में। इसीलिए अंग्रेजों के समय में हल्द्वानी को पहाड़ का बाजार बोला जाता था। तो क्वेश्चन बन सकता है, पहाड़ का बाजार किसे कहते थे? हल्द्वानी को ही कहा जाता था, ठीक है। हल्द्वानी एक उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन सा उद्योग है? कत्था उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है हल्द्वानी। यह क्वेश्चन भी पेपर में बन चुका है। आपने एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है कि जो कत्था हमें मिलता है, यह किस वृक्ष से मिलता है। बहुत बार हम इसका आंसर कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा, गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के मध्य में स्थित है?
जो गर्जिया देवी मंदिर है, गर्जिया देवी मंदिर जो है ये पार्वती जी को समर्पित है। इनको पहले उपटा देवी कहा जाता था और ये मंदिर किसको समर्पित है? पार्वती जी को समर्पित है। यह मंदिर कोसी नदी के मध्य में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जो कत्यूरी थे, कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी कहां पर थी? कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी ढिकुली थी। ठीक है, यह ढिकुली इसी गर्जिया मंदिर के निकट में स्थित है। इसे भी आपको साथ में याद करना है। रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब करी गई थी? देखिए, पर्वतीय राज्य परिषद इसकी स्थापना रामनगर में होती है और 1967 में इसे स्थापित किया जाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं दया कृष्ण पांडे। इसके जो ये परिषद थी, उपाध्यक्ष बनते हैं गोविंद सिंह मेहरा और इसके सचिव बनते हैं नारायण दत्त सुंदरियाल। तीनों का नाम याद रखेंगे, खासतौर पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। ठीक है, तो पर्वतीय राज्य परिषद कब बनी? रामनगर 1967 में। उत्तराखंड राज्य आंदोलन जब चल रहा था पृथक राज्य को लेकर, तो उसी के दौरान कई सारी परिषदें बनी थी, उन्हीं में से ये एक थी। अगर आप उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप पृथक राज्य आंदोलन सर्च करें, जीके ट्रैकर पीछे लगाएं, आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाकर जो टॉपिक वाइज सीरीज है वहां पर भी उसको देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि जो ये रामनगर है इसे बसाने का श्रेय किसको जाता है? तो रामनगर बसाने का जो श्रेय जाता है ये हेनरी रैमजे को जाता है। ठीक है, 1850 में कहा जाता है हेनरी रैमजे के द्वारा रामनगर बसाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, राज्य में छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन कब हुआ था? देखिए, राज्य के अंदर छात्र युवा संघर्ष समिति, इसका गठन भी रामनगर में होता है और यह गठन सितंबर 1994 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट घटना इसके साथ जुड़ी हुई है, तो पूरे बैकग्राउंड के साथ मैं आपको यह बताते हुए चलता हूं, जो पूरी स्टोरी इसके साथ यहां पर जुड़ी हुई है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, छात्रों का एक सम्मेलन होता है यहां पे सितंबर 1994 में। डेट की बात करें तो 18 सितंबर 1994 को छात्रों का एक सम्मेलन होता है रामनगर के अंदर। इसी सम्मेलन में इस संघर्ष समिति का गठन किया जाता है और यह डिसाइड किया जाता है कि 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन, हम कहां जाएंगे? दिल्ली में जाके प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? 1 और 2 अक्टूबर को जब ये यहां से निकले तो 2 अक्टूबर और 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर की जो रात थी उसमें एक घटना वहां पर घटती है। पुलिस के द्वारा इन लोगों को रोक लिया जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, जिसे हम मुजफ्फरनगर कांड या रामपुर तिराहा कांड के नाम से जानते हैं। रामपुर तिराहा कांड कब हुआ था? 2 अक्टूबर की डेट आपको याद रखनी है, हालांकि 1 और 2 अक्टूबर की रात में हुआ था, आधी रात में हुआ था, तो 2 अक्टूबर लग चुका था। तो मुजफ्फरनगर कांड या रामपुर तिराहा कांड ये आपके 2 अक्टूबर 1994 को हुआ। कौन से समिति के इसमें जो आंदोलनकारी थे वो जा रहे थे दिल्ली? तो छात्र युवा संघर्ष समिति के लोग थे। ठीक है, इस घटना को जो ये रामपुर तिराहा कांड है इसे क्रूर शासक की क्रूर साजिश के नाम से कहा गया है। ठीक है, नैनीताल के किस ताल के चारों तरफ सीढ़ी नुमा खेत हैं? तो देखिए, सीढ़ी नुमा खेत जो हैं ये आपके खुरपड़ ताल के चारों ओर हैं और ये वही ताल है जिसका आकार जानवरों के खुर के समान है। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था, अश्व खुर के समान पूछेगा तो नल दमयंती ताल। नेक्स्ट है, किस ताल को कमल ताल भी कहा जाता है? तो नैनीताल का ऐसा ताल जिसके किनारे बहुत सारे कमल पुष्प पाए जाते हैं, जिस कारण से इसे कमल ताल भी कहते हैं, यह है आपका नल ताल। नल ताल नैनीताल में है और इसे कमल ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगर हम अन्य तालों की बात करें जो नैनीताल में है तो आपका सूखा ताल, सड़िया ताल, लुकमा ताल, हरीश ताल, ये सब आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, जोलीकोट में मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना कब की गई थी? जोलीकोट आपके नैनीताल में आता है और यहां पर मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना होती है 1938 के अंदर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 2 और क्वेश्चन आपको यहां पर याद रखना है, 2 नहीं, बेसिकली एक क्वेश्चन आपको यहां पर याद रखना है। एक तो यही वाला मधुमक्खी पालन केंद्र 1938 जोलीकोट, और एक याद रखना है 1909 में जो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना होती है वो 1909 में होती है। दोनों याद रखेंगे, दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा,
लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो लास्ट में भी हमने देखा था लोक संस्कृति संग्रहालय आपके भीमताल में है। एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा तो खुटानी के अंदर है। देखिए ऑप्शन सारे नैनीताल के हैं, यहाँ पर तो खुद नैनीताल है, लेकिन मैंने जैसा कहा एग्जैक्ट लोकेशन। अगर ऑप्शन में यहाँ पे खुटानी होता मुक्तेश्वर की जगह तो फिर हम खुटानी को टिक करते हैं। ठीक है, लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी में है। इसकी स्थापना 1983 में यशोधर मठपाल के द्वारा करी गई थी। निम्न में से जियारानी मेला कहाँ पर लगता है? देखिए जियारानी मेला ये आपके रानी बाग में लगता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये आपसे क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। तो जियारानी मेला कहाँ लगता है? रानी बाग में ये मेला लगता है। ठीक है, रानी बाग का पुराना नाम क्या था? तो रानी बाग का पुराना नाम था चित्रशाला। ये भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, रानी बाग में ही आपका एक यहाँ पर उद्योग है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। इसका कारखाना भी कहां पर है? ये भी आपके रानी बाग में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में बन जाता है। रानी बाग कौन कौन सी नदियों के संगम पर है? अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाए तो रानी बाग आपका पुष्पभद्रा और गंगरांचल नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, पुष्पभद्रा और गंगरांचल नदी के संगम पर स्थित है आपका रानी बाग। एरीज की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? देखिए जो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान है, जिसे शॉर्ट में एरीज के नाम से जाना जाता है, इसका गठन आपका कब किया गया? 1954 में इसका गठन होता है। वाराणसी में इसकी स्थापना की जाती है। याद रखना, लखनऊ मत करना, नैनीताल मत करना। इसकी स्थापना 1954 में होती है। वाराणसी में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, इसे नैनीताल कब लाया गया? इसे नैनीताल लाया गया 1955 में। ठीक है, जो एरीज है इसे नैनीताल कब लाए? 1955 में। लेकिन 1955 में इसे शेर का डांडा पहाड़ी पर स्थापित किया गया था। ठीक है, कहां पर? शेर का डांडा। वर्तमान में जो एरीज है ये आपके मनोरा पहाड़ियां हैं, जो वहां पर मनोरा पीक्स वहां पर स्थित है। ठीक है, वर्तमान में ये कहां पर है? मनोरा पहाड़ी पर, नैनीताल में ही है। यहां पर इसे कब लाया गया? इसकी वर्तमान जगह पर। तो वर्तमान जगह पर इसे 1961 में लाया गया था। तीनों वर्ष याद रखने हैं। 1954 में वाराणसी में बनता है ये, 1955 में इसे नैनीताल लाया गया लेकिन शेर का डांडा पहाड़ी पर, और 1961 में इसे इसकी वर्तमान जगह मनोरा पहाड़ियों पर लाया गया। ठीक है, चलिए नैनीताल नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए नैनीताल नगर पालिका के जो पहले अध्यक्ष थे इनका नाम था मेजर वॉशिंगटन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और अगर पहले भारतीय अध्यक्ष की बात करें तो मोहनलाल शाह इसके पहले भारतीय अध्यक्ष थे। अगर हम नैनीताल नगर पालिका के गठन की बात करें तो आपको कहीं पर 1850 देखने को मिलता है, 1873 भी इसका आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि आंसर इसका दोनों आपको याद रखने हैं, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन बनता है राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है तो आप आंसर मसूरी नगर पालिका को ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि जहां पर इसका आंसर 1850 मिलता है, जिन बुक्स में मिलता है, वहां पर मसूरी नगर पालिका 1873 बताई गई है। तो उस हिसाब से तो सबसे पुरानी नैनीताल हो गई, लेकिन आयोग अभी भी मसूरी नगर पालिका को सबसे पुरानी नगर पालिका मानता है। तो आपको ये दोनों वर्ष याद रखने पड़ेंगे। दोनों में से जो ऑप्शन में आप उसको टिक करेंगे। लेकिन जो नैनीताल की ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट में दिया गया है कि नैनीताल नगर निगम, वहां पे नगर पालिका नहीं है, नगर निगम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो नैनीताल नगर निगम का जो गठन बताया गया है वहां पर 1850 3 अक्टूबर को बताया गया है। तो अगर पेपर में आपसे नगर निगम पूछ लिया जाए तो आप 1850 को टिक करें। नगर पालिका पूछता है तो आपको देखना पड़ेगा 50 ऑप्शन में है या 73 ऑप्शन में दिया गया है। लेकिन सबसे पुरानी कौन सी है? सबसे पुरानी है आपकी मसूरी नगर पालिका। चलिए नेक्स्ट है हमारा नैनीताल काठगोदाम मोटर मार्ग का निर्माण कब किया गया था? देखिए नैनीताल काठगोदाम मोटर मार्ग का निर्माण 1882 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यह सड़कों से रिलेटेड है और यहीं पे आपकी बसें भी चलेंगी, तो उसको भी यहीं पर हम याद कर लेते हैं। जो आपका कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन है, KMOU की अगर हम बात करें तो KMOU ये आपके काठगोदाम में ही स्थापित होता है। कब होता है? 1939 में। और जो गढ़वाल मंडल ऑनर्स यूनियन था GMOU, ये कब बनता है? ये आपका 1941 में बनता है कोटद्वार में। तो आपको दोनों ये जो बस एजेंसीज हैं दोनों को यहां पर याद रखना है। वापस प्रश्न के एक्स्ट्रा फैक्टों पर आते हैं। मोटर मार्ग का निर्माण पूछेगा तो आप 1882 बताएंगे। जो यहां पर रेल लाइन आई थी, जब शुरू ये हुई यहां पे, तो जो रामपुर है वहां से आपका
यूपी का रामपुर से होते हुए किच्छा काठगोदाम तक ये जो रेल लाइन बिछाई गई थी, ये बिछाई गई थी 1884 में। तो सड़क मार्ग 82, रेल मार्ग 1884। पहली रेलगाड़ी भी कब आई थी? 1884 में ही वो यहां पर पहुंची थी। ठीक है, जैसा हमने ऊपर देखा हल्द्वानी तक वो गई थी। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया है, ये तो हमने पहली रेल की बात कर दी जो उत्तराखंड के अंदर आई थी 1884 में, काठगोदाम तक, हल्द्वानी तक ये गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि जो यूपी का मुरादाबाद है, मुरादाबाद से लेकर के नैनीताल का जो रामनगर है, इनको रेल के माध्यम से कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 1907 में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नैनीताल में हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन कब किया गया था? देखिए, नैनीताल में हिल साइड सेफ्टी कमेटी, इसका गठन किया गया था हेनरी रैमजे के द्वारा। किसने इसका गठन किया था? हेनरी रैमजे ने 1867 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, नैनीताल का जो पहला इतिहास में दर्ज जो भूस्खलन माना जाता है वो 1866 का माना जाता है। ठीक है, 1866-67 में यहां पर एक भीषण भूस्खलन हुआ था और वो पहला दर्ज भूस्खलन माना जाता है। इसी के बाद रैमजे के द्वारा आपदा प्रबंधन का पहला प्रयास किया गया। आपदा प्रबंधन का यहां पर प्रयास करने वाला पहला कमिश्नर भी कौन है? हेनरी रैमजे। इसने 1867 में हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन यहां पर करा था। तो ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। न्यूटन का बागान कहां पर स्थित है? तो न्यूटन का बागान ये आपके नैनीताल के भवाली में स्थित है। रामगढ़ में फल उद्यान किसने स्थापित किया था? तो रामगढ़ में फल उद्यान यह पीवी डेरियास के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मिस्टर जोन्स का चाय का बागान कहां स्थित है? तो मिस्टर जोन्स का चाय बागान भीमताल में स्थित है। ठीक है, भीमताल में ही तितलियों का संग्रहालय भी है। वो किसने स्थापित किया था? तो भीमताल में तितलियों का संग्रहालय फ्रेडरिक स्मेटा के द्वारा स्थापित किया गया था। इसे भी याद रखेंगे। जीबी पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान की स्थापना कब करी गई थी? जो जीबी पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है, इसकी स्थापना 1995 में करी गई थी। ये आपके नैनीताल में है। दो बातें याद रखना, अगर आपसे पूछेगा उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान कहां पर है, आप बताएंगे नैनीताल में है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान कहां पर है, ठीक है, यहां पे प्राणी उद्यान है, वहां पर है पौध शोध संस्थान, वो आपके श्रीनगर में है। ठीक है, चलिए, नैनीताल में भारत के पहले मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब करी गई थी? यानी कि नैनीताल के अंदर जो भारत का पहला चर्च था, इसे कब स्थापित किया गया था? इसे 1858 में रैमजे के सहयोग से पादरी विलियम बटलर के द्वारा स्थापित किया गया था। यानी कि यहाँ के जो पादरी बने पहले, वो कौन बने थे? पादरी विलियम बटलर। और किसके सहयोग से स्थापित किया इन्होंने? ये किया हेनरी रैमजे के सहयोग से। तो ये हमने बात करी चर्च की। अगर आपसे पूछा जाए नैनीताल में जामा मस्जिद जो स्थित है, उसका निर्माण कब हुआ था? तो नैनीताल की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण 1882 में किया गया था। निम्न में से कौन सा दून नैनीताल में स्थित है? तो कौन सा प्रमुख दून है जो नैनीताल में है? राइट आंसर है पाटली दून। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कहीं पर इसे पाटली दून लिखा है, कहीं पर इसे पतली दून भी लिखा है, तो दोनों एक ही है, कंफ्यूजन मत करना। ठीक है, तो जो पाटली दून है या पतली दून है, ये आपके नैनीताल में है। चौखम दून और कोठारी दून, ये दोनों के दोनों आपके पौड़ी में स्थित हैं। ठीक है, तो इन दोनों को भी आपको याद रखना है। नैनीताल में आपका एक पाटली दून है, इसके अलावा कोटा दून करके भी है एक, वो भी आपके नैनीताल जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, नैनीताल में कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन कब किया गया था? तो कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि, इसका गठन हाल ही में पेपर में पूछा गया था। ये आपके 1906 में स्थापित करी गई थी। और कहां पर करी गई? नैनीताल में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, फ्रीकी झरना कहां स्थित है? देखिए, फ्रीकी झरना ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगर हम नैनीताल के अन्य झरने या जलप्रपातों की बात करें तो भालूगढ़ जलप्रपात, कॉर्बेट जलप्रपात, इसके अलावा ढोकने झरना, सुभाष धारा झरना या जलप्रपात, वुडलैंड जलप्रपात, ये सब आपके नैनीताल जनपद में स्थित हैं।
निम्न में से क्या नैनीताल में स्थित है? देखिए अब यहां पर तीनों एक ही नाम है, वन लाइनर में भी मैंने आपको बताया था और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताया था। ठीक है, अब यहां पर तीनों नाम अगर आपको एग्जाम में ऐसे आ जाए तो यहां पर कंफ्यूजन होना बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अगर आपने इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, आपने जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो एक जगह पर नहीं लिखे होंगे, तो आप इनको कंफ्यूज हमेशा करेंगे। ठीक है, कौन सी चीज है इनमें से नैनीताल में? सही आंसर है नैनीताल में आपका हिडिंबा पर्वत स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, जो हिडिंबा धाम है ये आपके चमोली में है, जो हिडिंबा मंदिर है ये आपके चंपावत में है, और हिडिंबा पर्वत आपके नैनीताल में है। तो तीनों को याद रखेंगे, तीनों कंफ्यूजिंग वाले हैं, इसीलिए मैंने इस तरीके का क्वेश्चन यहां पर बनाया। ठीक है, नैनीताल को लेकर ये तो केवल हिडिंबा मंदिर, हिडिंबा धाम, हिडिंबा पर्वत को लेकर कंफ्यूजन हुआ। हरियाली नाम को लेकर भी कंफ्यूजन होता है, उसे लेकर भी आप यहां पर क्लियर करते हुए चलें। अगर आपसे पूछेगा हरियाली मेला कहां लगता है, आप बताएंगे नैनीताल में लगता है। अगर आपसे पूछा जाएगा हरियाली पूरा मेला कहां लगता है, ठीक है, वो हरियाली मेला था, हरियाली पूरा मेला ये लगता है चमोली में। और अगर आपसे पूछा जाए हरियाली देवी मंदिर कहां पर है, तो वो आपके रुद्रप्रयाग में है। ये दोनों कंफ्यूजन आपको क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, नैनीताल में उत्तराखंड महिला संघ की स्थापना कब करी गई थी? देखिए उत्तराखंड महिला संघ ये नैनीताल में 1994 में स्थापित करा गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऊपर हमने KMOU की बात करी, कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन। अगर हम KMVN की बात करें, कुमाऊं मंडल विकास निगम, ये कब बना? ये आपके 1976 में बना। ठीक है, 1966 वाला गलत आंसर है, उसको बिल्कुल भी ध्यान में आपको नहीं रखना है। ठीक है, KMVN 1966, KMU आपका 1939 में बना था। ठीक है, और उत्तराखंड महिला संघ ये आपके 1994 में बनी थी। 1943 भी याद रखना है, 1943 में नैनीताल के अंदर शारदा संघ की स्थापना होती है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि नैनीताल में शारदा संघ की स्थापना कब हुई? 1943 में। नैनीताल के मझरिया क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? देखिए मझरिया क्षेत्र आपका नैनीताल में है और यहां पर आपका जिप्सम पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर हम अन्य खनिजों की बात करें, अन्य जो पदार्थ हैं उनकी बात करें, तो नैनीताल उत्तराखंड का ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में लोहा पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि राज्य के अंदर सर्वाधिक लोहा कहां मिलता है, तो ये आपके नैनीताल में मिलता है। जो लोहे के दो प्रमुख प्रकार हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, वो दोनों प्रकार का लोहा हमें नैनीताल से मिलता है। नैनीताल स्थित पावालगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब हुई थी? देखिए जो नैनीताल में है आपका पावालगढ़ संरक्षित आरक्षित क्षेत्र, इसकी स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी। इसके अलावा एक और संरक्षण क्षेत्र है नैनीताल के अंदर जिसका नाम है नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन, उसकी स्थापना 2015 में हुई थी। दोनों याद रखेंगे, दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, इन दोनों के अलावा ये दोनों तो संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं, एक वन्यजीव विहार भी है, नंदौर वन्यजीव विहार, ये नैनीताल और उधम सिंह नगर दोनों में है। इसकी स्थापना भी 2012 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल की स्थापना कब की गई थी? देखिए घोड़ाखाल नैनीताल में है और यहाँ का जो प्रसिद्ध सैनिक स्कूल है इसकी स्थापना 1966 में जयमल सिंह के द्वारा करी गई थी। ठीक है, जयमल सिंह के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। तो स्थापना करने वाले का नाम और जो ये वर्ष है इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो सैनिक स्कूल 1966 में बना। अगर हम नैनीताल में जो प्रमुख स्कूल हैं उनकी बात करें तो आपसे क्वेश्चन बनता है जो प्रसिद्ध शेरवुड कॉलेज है इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना आपकी 1869 में करी गई। कहीं कहीं पर 67 भी है, तो आपको दोनों को ध्यान में रखना है। ठीक है, 1869 में शेरवुड कॉलेज बना। इसके अलावा एक है आपका स्टोनले कॉलेज। ठीक है, ये भी नैनीताल में है। इसका गठन 1877 में होता है। वर्तमान में इसी कॉलेज का नाम है बिड़ला विद्या मंदिर। ये नाम इसे 1947 में मिला। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन बनता है नैनीताल के अंदर वेलेजली हाई स्कूल की स्थापना कब करी थी? ठीक है, वेलेजली भारत का गवर्नर रहा था। वेलेजली हाई स्कूल की स्थापना नैनीताल में 1884 में होती है। इसे भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए, और सबसे प्रमुख जो कुमाऊं विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 1973। नेक्स्ट है हमारा नैनीताल में बिना लाइसेंस मछली पकड़ना कब अवैध घोषित किया गया था? तो नैनीताल में बिना लाइसेंस के मछली पकड़ना अवैध घोषित किया गया वर्ष 1902 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। गजेटियर ऑफ द नैनीताल
डिस्ट्रिक्ट के लेखक कौन हैं? तो गजेटियर ऑफ द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, यह रचना नेविल के द्वारा करी गई है। कुमाऊं में फलों का कटोरा किसे कहा जाता है? देखिए, कुमाऊं में फलों का कटोरा कहा जाता है रामगढ़ को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, रामगढ़ को लेकर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनको यहां पर जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, एक मंदिर है गर्गेश्वर महादेव मंदिर, कहां पर है? रामगढ़ में है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, आपको सिर्फ लिखते हुए चलना है। आपको केवल ऐसे पूछ लेगा, बताइए गर्गेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है? आपके रामगढ़ में है, नैनीताल में। महादेवी वर्मा संग्रहालय कहां पर है? अगर यह पूछा जाएगा, आप आंसर करेंगे रामगढ़ में है। टैगोर टॉप कहां पर है? ठीक है, टैगोर टॉप, तो टैगोर टॉप भी आपके रामगढ़ में स्थित है, इसे भी याद रखेंगे। टैगोर विला पूछेगा, वो देहरादून में होगा फिर। ठीक है, टैगोर टॉप आपके रामगढ़ में है। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहां पे प्रवास किया था, इसलिए। इसके अलावा शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय, यह भी आपके रामगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में बृहस्पति देव का एकमात्र मंदिर कहां स्थित है? तो बृहस्पति देव का एकमात्र मंदिर उत्तराखंड में आपके नैनीताल जनपद में ही स्थित है। नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है, नैनीताल में आलू की खेती किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो नैनीताल के अंदर आलू की खेती हैरी बर्जर के द्वारा शुरू करी गई थी। ठीक है, हैरी बर्जर के द्वारा 1864 में आलू की खेती शुरू होती है। हालांकि इसके लेकर भी थोड़ा सा डाउट है। कहा जाता है कि सबसे पहले जो आलू की खेती शुरू करी थी नैनीताल के अंदर या उत्तराखंड के अंदर, ये करी थी मेजर यंग ने। ठीक है, किसने करी थी? मेजर यंग ने 1823 में। जो हैरी बर्जर हैं, इन्होंने विदेशी आलू की खेती शुरू करी थी। ठीक है, तो अगर पूछेगा विदेशी आलू की खेती सर्वप्रथम किसने करी, तो आप हैरी बर्जर का नाम देंगे। और नॉर्मल ऐसा ही पूछेगा अगर क्वेश्चन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा, यहां पर मेजर यंग का नाम नहीं है, तो हम आसानी से हैरी बर्जर का नाम टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन याद रखेंगे, कब इसने शुरू करी विदेशी आलू की खेती? 1864। जो ये आलू था विदेशों से मंगाया गया था, कहां से मंगाया गया था? तो आलू जो ये था, इसे यूरोप से मंगाया गया था और फिर नैनीताल में जाके इसको लगाया गया था। इसे भी याद रखेंगे, क्योंकि एक बार पहले एग्जामिनर पूछ चुका है कि उत्तराखंड के अंदर जो चाय की पौध थी, ये कहां से मंगाई गई थी? तो ये चाइना से मंगाई गई थी। इसे भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज का। आज हमने जिला परिचय भाग के अंतर्गत नैनीताल जिले को कवर किया। नैनीताल जिले से रिलेटेड 58 क्वेश्चंस हमने यहां पे कवर किए और मैंने पूरी कोशिश करी कि इन 58 क्वेश्चन में आपका पूरा नैनीताल जिला मैं आपको यहां पे कवर करा दूं। उनके साथ जितने एक्स्ट्रा फैक्ट थे वो सब हमने आपको बताने का प्रयास यहां पर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही आपका कितना स्कोर रहा वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।